वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज बेसिक कंसोलिडेशन के टॉपिक में हम पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन कर रहे हैं। ऑटम 2017 के अटेम्प्ट से क्वेश्चन का टाइटल है प्रेजेंट लिमिटेड और क्वेश्चन का डाटा देखते हैं। द फॉलोइंग बैलेंसेज आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ प्रेजेंट लिमिटेड एंड फ्यूचर लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2017। तो सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट इनकम, गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट और टैक्स दिया हुआ है। जिस ये वो आइटम्स हैं जिनका ताल्लुक स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम से है। उसके बाद शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग क्लोजिंग दी हुई है 30 जून 2017 की, यानी रिटेन अर्निंग में ऑलरेडी जो प्रॉफिट और लॉस के आइटम्स हैं उनका इफेक्ट शामिल है। एडिशनल फॉर्मेशन देखते हैं। फर्स्ट इंफॉर्मेशन है कि पीएल एक्वायर्ड 65% शेयर ऑफ एफएल ऑन 1 सितंबर 2016। जो ईयर एंड है वो क्योंकि 30 जून 2017 का है तो 1 सितंबर से ये 10 मंथ्स का टाइम बनता है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो है ये बन गए हमारे 4 मंथ्स, और उसके बाद जनवरी टू जून के 6 मंथ्स। कैश पेमेंट 900 मिलियन की, इशुएंस ऑफ शेयर्स हैविंग नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1000 मिलियन। तो ये इन्वेस्टमेंट जो की है वो बताई हुई है। फेयर वैल्यू ऑफ ईच शेयर ऑफ पीएल एंड एफएल ऑन एक्विजिशन डेट वाज 16 एंड 12 रिस्पेक्टिवली। तो पेरेंट की जो शेयर है उसकी वैल्यू से इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट की जा सकती है क्योंकि शेयर इशू किए गए हैं। और सब्सिडरी की जो फेयर वैल्यू है पर शेयर उससे एनसीआई कैलकुलेट हो सकता है अगर फुल गुडविल मॉडल हुआ। तो वो देख लेते हैं क्वेश्चन में आगे क्या रिक्वायरमेंट है। रिटेन अर्निंग्स ऑफ पीएल एंड एफएल ऑन द एक्विजिशन डेट वर 1671 मिलियन एंड 506.5 मिलियन। तो इसमें से जो सब्सिडरी की एक्विजिशन डेट की अर्निंग्स हैं वो हमारे लिए रेलिवेंट होंगी। फिर ये बताया हुआ है कि एट एक्विजिशन डेट फेयर वैल्यू ऑफ एफएल्स नेट एसेट वाज इक्वल टू देयर बुक वैल्यू एक्सेप्ट अ ब्रांड व्हिच हैड नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय एफएल। द फेयर वैल्यू ऑफ ब्रांड इज असेस्ड एट 90 मिलियन। पीएल एस्टिमेट दैट बेनिफिट वुड बी ऑब्टेन फ्रॉम द ब्रांड फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है, इसको इनकॉर्पोरेट कर देंगे हम। सेकेंड इन्फॉर्मेशन है कि द इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑफ एफएल हैड accrued evenly during the year except investment income. The investment income is exempt from tax and had been recognized in August 2016 and received in September 2016. तो रिसीव जब भी हुई है, रिकग्नाइज क्योंकि वो अगस्त में हुई है तो इसका मतलब है कि ये प्री है। On 1st January 2017, PL sold a manufacturing plant having carrying value of rupees 42 million to FL against cash consideration of 30 million. तो लॉस पे बेचा है। The plant had a remaining useful life of 6 years on the date of disposal. तो इस पर जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट बेसिकली अनरियलाइज्ड लॉस जो होगा उसकी एडजस्टमेंट कर देंगे। फोर्थ पॉइंट है कि ऑन 1st Feb 2017 एफएल डिलीवर्ड गुड्स हैविंग सेल प्राइस ऑफ रुपीज 100 मिलियन टू पीएल ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। तो ये तो रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए। 40% ऑफ दीज गुड्स वर रिटर्न ऑन फर्स्ट में एंड द रिमेनिंग वर एक्सेप्टेड बाय पीएल, यानी 60% तो सेल हुई है इंट्रा ग्रुप और उसको हम कंसीडर करेंगे। फिर है कि 20% ऑफ द गुड्स एक्सेप्टेड वर इंक्लूडेड इन क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ पीएल। इनके ऊपर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की एडजस्टमेंट हो जाएगी जिसका आगे प्रॉफिट रेट भी दिया हुआ है। Both companies paid interim cash dividend at the rate of 5% in May 2017। तो इंटरिम डिविडेंड पे हो गया है, कोई ऐसा नहीं बताया हुआ कि रिकॉर्ड नहीं हुआ वगैरह, लेकिन इंट्रा ग्रुप जो होगा जो यानी सब्सिडरी ने पेरेंट को जितना दिया होगा वो हम कैंसिल करेंगे। सिक्स पॉइंट है कि इम्पेयरमेंट टेस्ट कैरिड आउट एट ईयर एंड हैज़ इंडिकेटेड गुडविल ऑफ एफएल हैज़ बीन इम्पेयर्ड बाय 10%। तो ये इम्पेयरमेंट चार्ज कर देंगे। और सेवंथ में कि पीएल मेजर्स द नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एट इट्स फेयर वैल्यू, जिससे पता चलता है कि फुल गुडविल मॉडल है। रिक्वायरमेंट्स देखते हैं। Prepare consolidated statement of profit or loss for the year ended 30th June 2017। Statement of comprehensive income यानी basically बनानी है। Compute the amounts of consolidated retained earning and non-controlling interest as would appear in the consolidated statement of financial position as at 30th June 2017। तो दो specific amounts पूछी हैं रिटेन अर्निंग और एनसीआई की। और एक्चुअली जो ऊपर क्योंकि इम्पेयरमेंट 10% पे बताई हुई है तो गुडविल भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की सारी वर्किंग्स तो हमें बनानी ही पड़ेंगी इन अमाउंट्स को बताने के लिए। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन की मेन रिक्वायरमेंट जो है पार्ट ए, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। एंटिटी का नाम है प्रेजेंट लिमिटेड।
कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम हम बनाएंगे प्रॉफिट और लॉस के लिए फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2017। और इसमें जो फिगर्स हैं वो जैसे जैसे फिर क्वेश्चन से हम इनकॉर्पोरेट करेंगे, और एक हम साथ के साथ नोट करेंगे ताकि हमें बाद में भी आसानी रहे, वो है कि हमने एनसीए का शेयर इन प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की बात करते हैं, तो हमें पार्ट बी के अंदर जो रिक्वायरमेंट है, दो स्पेसिफिक अमाउंट्स पूछी हुई हैं। एंटिटी का नाम प्रेजेंट लिमिटेड है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की हमें स्पेसिफिक अमाउंट्स बतानी है कंसोलिडेशन के एंगल से, और वो बतानी है एज एट 30 जून 2017। इसमें जो अमाउंट्स हमने बतानी है वो बेसिकली एक अमाउंट है रिटेन अर्निंग जो कंसोलिडेटेड यानी ग्रुप की रिटेन अर्निंग है, और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। इसके लिए हम वर्किंग्स बनाते हैं, तो जो टिपिकल हम वर्किंग्स बनाते हैं उसमें रिटेन अर्निंग हमें वर्किंग 5 से मिल जाएगी, और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट हमें वर्किंग 4 से मिल जाएगी। तो जैसे ये फिगर्स हमें मिल जाएंगी तो इनको हम यहाँ पर नोट कर लेंगे और मेंशन कर देंगे, तो ये पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। वर्किंग्स की तरफ चलते हैं, तो हमारी पहली वर्किंग जो है वो ग्रुप स्ट्रक्चर पर होगी। उसके बाद हमने नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी पे सेकंड वर्किंग बनानी है। हमारी वर्किंग 3 जो है वो गुडविल पर होगी। वर्किंग 4 जो है वो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट पर होगी, और वर्किंग 5 हम बनाएंगे ग्रुप रिटेन अर्निंग। तो सबसे पहले वर्किंग 1 ग्रुप स्ट्रक्चर को स्टैब्लिश करते हैं। इसमें हमें सब्सिडरी का नाम, एक्विजिशन डेट, पेरेंट की ऑनरशिप, एनसीआई की ऑनरशिप और गुडविल का मेथड आइडेंटिफाई करना है। तो इस इंफॉर्मेशन को क्वेश्चन में देखते हैं। सब्सिडरी का नाम जो है वो है फ्यूचर लिमिटेड। एक्विजिशन 1 सितंबर 2016 को हुई है, विच मीन्स 10 मंथ्स का टाइम है। पेरेंट की ऑनरशिप 65% है, और बाकी 35% एनसीआई की ऑनरशिप होगी। और बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन 7 हम ये स्टैब्लिश कर सकते हैं कि फुल गुडविल मेथड है, क्योंकि एनसीआई को फेयर वैल्यू पर मैयर। तो इन इंफॉर्मेशन को हम मेंशन कर देते हैं। फ्यूचर लिमिटेड, एक्विजिशन डेट 1 सितंबर 2016 और 10 मंथ्स का टाइम है। 65% पेरेंट की ऑनरशिप है, 35% एनसीआई की, और गुडविल का मेथड जो है वो फुल। अब सेकंड स्टेप अपना शुरू करते हैं, जिसमें जो बैलेंसेस हमें गिवन है उनको इनकॉर्पोरेट करना है। तो सबसे पहले सेल्स की फिगर फाइंड आउट करते हैं। सब्सिडरी की जो फिगर है 1524, इसका 10/12 करके लेंगे। तो रेवेन्यू पेरेंट की फुल फिगर ले लेंगे 2060, और सब्सिडरी की 1524 का 10/12। सिमिलरली फॉर कॉस्ट ऑफ सेल्स, जिससे हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद है सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस। के बाद है इन्वेस्टमेंट इनकम। लेकिन पॉइंट नंबर 2 में हमने ये बात पढ़ी थी कि जो इन्वेस्टमेंट इनकम है वो प्री एक्विजिशन से रिलेट करती है एफएल की, क्योंकि वो अगस्त में रिकग्नाइज हुई थी। तो इन्वेस्टमेंट इनकम को हम कंसोलिडेट नहीं करेंगे, ये एक इवनली एक्रू नहीं हुई। तो 190 लेंगे और सब्सिडी की 0 वैल्यू लेंगे, कुछ भी उसमें से पोस्ट नहीं है। फिर गेन ऑन डिस्पोजल है नेट 35 का, सिर्फ पेरेंट के अंदर ही आ रहा है।
इसके बाद टैक्स की फिगर है, यानी हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल सकते हैं। तो टैक्स की फिगर 80 एंड 60। और फिर हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की फिगर आ जाएगी, जो हमारा अल्टीमेट आंसर होगा, जिसको बस एट्रीब्यूट करना होगा ऑनर ऑफ एनसीआई पेरेंट में और एनसीआई में। तो इन फिगर्स को इनकॉर्पोरेट करने के साथ ही हम एनसीआई का शेयर जो कैलकुलेट कर रहे हैं उसके लिए भी प्रॉफिट की फिगर ले लेते हैं, जो डाटा गिवन है उसकी बेस पे। ये वैल्यू बेसिकली हमें सेम इसी तरीके से लेनी है, यानी इन्वेस्टमेंट इनकम निकाल कर जो 50 की है, बाकी चीज़ों का 10/12। इसके बाद शेयर कैपिटल और रिटर्निंग जो दी हुई है उसमें हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन तो नहीं बना रहे, तो पेरेंट के शेयर कैपिटल का तो यूजेज नहीं होगा हमारे लिए, लेकिन रिटेन अर्निंग वर्किंग 5 कैलकुलेट करने के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेते हैं। उसके बाद सब्सिडरी का शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग भी नोट करेंगे वर्किंग 2 के अंदर। शेयर कैपिटल में तो कोई चेंज नहीं आता, लेकिन रिटेन अर्निंग को हमें प्री और पोस्ट के अंदर डिस्टिंग्विश करना होगा। तो अब क्वेश्चन की जो एडिशनल फॉर्मेशन है इसको इनकॉर्पोरेट करते हैं। सबसे पहले ये है कि पीएल एक्वायर्ड 65% शेयर ऑफ एफएल ऑन 1 सितंबर 2016, तो ये हम कंसीडर कर चुके हैं अगेंस्ट द फॉलोइंग कंसिडरेशन। ऊपर जो बैलेंसेज हैं इसमें इन्वेस्टमेंट की वैल्यू नहीं दी हुई और नीचे गुडविल की इम्पेयरमेंट का जिक्र हुआ हुआ है, तो गुडविल फाइंड आउट करने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट की वैल्यू चाहिए होगी। तो हम ये इन्फॉर्मेशन नोट करते हैं कि कैश पेमेंट 900 मिलियन की थी, इशुएंस ऑफ शेयर्स जो है वो 1000 मिलियन नॉमिनल वैल्यू है, लेकिन IFRS 3 के मुताबिक कंसिडरेशन को रिकॉर्ड करना होता है फेयर वैल्यू पर। तो फेयर वैल्यू ऑफ ईच ऑफ PN एंड FL ऑन एक्विजिशन डेट वाज ₹16 एंड 12 रिस्पेक्टिवली। तो पेरेंट की शेयर की वैल्यू 16 है, इस बेस पर हम इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कर लेंगे। तो इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करते हैं वर्किंग 3 के लिए। सब वर्किंग बना लेंगे। तो हमारे पास कैश की फिगर है 900 मिलियन, और जो शेयर्स हैं उनको फेयर वैल्यू पर लेना है, तो 10 से डिवाइड करेंगे ताकि पार वैल्यू से नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएं, और 16 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि फेयर वैल्यू। टोटल ये बन जाता है 2500, इसको हम इन्वेस्टमेंट के तौर पर मेंशन कर देंगे। इसके बाद जो वैल्यू एनसीआई के शेयर्स की दी हुई है, इससे हम एनसीआई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं एट एक्विजिशन। नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं सब्सिडरी के, ₹10 का एक शेयर है, 2600 मिलियन मीन्स के 260 मिलियन शेयर्स हैं, और एनसीआई की परसेंटेज जो है वो 35% है। ₹12 के हिसाब से 260 मिलियन शेयर्स का 35% एनसीआई के पास है, और ₹12 के हिसाब से बनता है 1092। और सेम वर्किंग 4 के अंदर भी हम मेंशन करेंगे। तो जितना गुडविल पर इफेक्ट पड़ता है उतना ही एनसीआई में पड़ता है, इसलिए एनसीआई की फेयर वैल्यू पे मेजर करने से गुडविल फुल हो जाती है।
मजीद इन्फॉर्मेशन में ये है कि रिटर्न अर्निंग ऑफ पीएल एंड एफएल ऑन द एक्विजिशन डेट वर 1671 एंड 506.5 मिलियन। सब्सिडरी की जो वैल्यू है वो हमारे लिए रेलिवेंट है, इसको इनकॉर्पोरेट कर देते हैं वर्किंग टू में। तो एज अ बैलेंसिंग फिगर हमारे पास पोस्ट एक्विजिशन की वैल्यू आ जाएगी 197.5। अब थर्ड पैराग्राफ देखते हैं। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन में कि एक्विजिशन डेट को फेयर वैल्यू ऑफ एफएल नेट एसेट वाज इक्वल टू देयर बुक वैल्यू एक्सेप्ट अ ब्रांड विच हैड नॉट बीन रिकग्नाइज्ड बाय एफएल। तो इसे रिकग्नाइज करना चाहिए फेयर वैल्यू पे। फेयर वैल्यू 90 मिलियन है और रिमेनिंग लाइफ 10 ईयर्स है। सो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट रिकॉर्ड करेंगे 90 मिलियन। इसकी जो डेप्रिसिएशन है 10 ईयर्स की 10 मंथ्स की बेस पर दैट वुड बी 7.5 और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट पर इम्पैक्ट होगा 82.5 का। ये अमाउंट हम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर भी एडजस्ट करते, बट वो हम बना नहीं रहे इस क्वेश्चन में। तो अब हम चलते हैं, क्योंकि ब्रांड है तो सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस की तरफ चलते हैं और उसमें इस एडजस्टमेंट को रिकॉर्ड करते हैं। तो डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन जो हम रिकॉर्ड करेंगे वो 7.5 से हमारा एक्सपेंस बढ़ जाएगा और एनसीए का शेयर कैलकुलेट करने के लिए हमारा जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। एक्सपेंस बढ़ने से प्रॉफिट कम हो गया। फिर क्वेश्चन की जो सेकंड इन्फॉर्मेशन है उसका इम्पैक्ट तो हम ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं, तो थर्ड इन्फॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। तो ऑन 1 जनवरी 2017 यानी ईयर एंड से 6 मंथ्स पहले पीएल सोल्ड अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैविंग कैरिंग वैल्यू 42 मिलियन टू एफएल अगेंस्ट कैश कंसिडरेशन ऑफ रुपीज 30 मिलियन। तो 12 मिलियन का लॉस आ गया। प्लांट की रिमेनिंग यूजफुल लाइफ जो है वो 6 ईयर्स थी। तो ये अनरियलाइज प्रॉफिट बेसिकली अनरियलाइज लॉस की एडजस्टमेंट बन जाएगी और ये क्योंकि इसमें पेरेंट सेलर है तो वर्किंग 5 के अंदर इम्पैक्ट लेंगे। वर्किंग बना लेते हैं इसकी। लॉस ऑन डिस्पोजल जो है 42 का एसेट 30 में सेल किया तो 12 का लॉस है। जो लॉस की वजह से कम डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है वो इम्पैक्ट 6 ईयर्स पे 6/12 के हिसाब से बनेगा 1 का और नेट इफेक्ट हो जाएगा 11 का। तो ये अनरियलाइज्ड लॉस हम जो कैलकुलेट करेंगे ये इम्पैक्ट ले लेते हैं। टिपिकली प्रॉफिट क्योंकि लेस होता है तो यहाँ पर ये लॉस है, इस वजह से इसको हम ऐड कर रहे हैं। अब इसका जो मज़ीद इम्पैक्ट होगा क्योंकि हम लॉस को रिवर्स कर रहे हैं तो इसका एक इम्पैक्ट हमारी जो है वो प्रॉफिट और लॉस के अंदर भी जाना है। तो प्रॉफिट और लॉस के अंदर जो हमने गेन रिकॉर्ड किए हुए हैं क्योंकि ये नेट ऑफ लॉसेस किए हुए हैं तो जब लॉस को हम रिवर्स करेंगे तो ये गेन्स हमारे बढ़ जाएंगे। अब इसमें क्योंकि ये गेन पेरेंट का था तो इसका एनसीआई शेयर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। एडजस्टमेंट 4 देखते हैं। ऑन 1 Feb 2017 यानी ईयर एंड से 5 मंथ्स पहले एफएल डिलीवर गुड्स हैविंग सेल प्राइस ऑफ 100 मिलियन टू पीएल ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। तो ये तो रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए थी लेकिन बाद में ये बताया गया कि 40% ऑफ दीज गुड्स वर रिटर्न ऑन फर्स्ट में एंड द रिमेनिंग वर एक्सेप्टेड बाय पीएल। तो 60% गुड्स यानी 60 मिलियन के जो गुड्स हैं उनके ऊपर रिकॉर्ड होना चाहिए आपस की ट्रांजेक्शन और उसको कैंसिल करना चाहिए। तो वो परचेज और सेल रिकॉर्ड भी हुई होगी। तो एक तो 100 मिलियन का 60% की हम सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स को कैंसिल कर देंगे तो रेवेन्यू पे भी इम्पैक्ट जाएगा इसका और सिमिलर अमाउंट से कॉस्ट ऑफ सेल्स पर भी इम्पैक्ट। तो सेल्स और परचेज कैंसिल हो गए। फिर ये बताया हुआ है कि 20% ऑफ द गुड्स एक्सेप्टेड यानी जो 60 मिलियन की गुड्स थी उनमें से 20% वर इंक्लूडेड इन द क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ पीएल। और तो सेल किसने की है? सब्सिडरी ने। तो एफएल अर्न प्रॉफिट ऑफ 33.33% ऑन कॉस्ट। सब्सिडरी सेलर है तो वर्किंग टू के अंदर इफेक्ट लेकर जाएंगे।
इन्वेंट्री की वैल्यू अगर हम देखते हैं तो 100 मिलियन का 60%, 60 मिलियन उसका 20%, तो 12 मिलियन की इन्वेंट्री है। और 12 मिलियन की इन्वेंट्री पे जो मार्कअप है वो 33.33% है। तो मार्कअप की वैल्यू आ जाएगी 3। और सेम इम्पैक्ट हमें जो है वो एक इम्पैक्ट तो ऑब्वियसली इन्वेंट्री में जाएगा, लेकिन हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन नहीं बना रहे, और एक इम्पैक्ट कॉस्ट ऑफ सेल्स में भी जाएगा, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारी बढ़ जाएगी। और क्योंकि इसमें सब्सिडरी सेलर है तो इम्पैक्ट जो है एनसीआई के शेयर पर भी जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ने से प्रॉफिट कम हो जाएगा। बोथ कंपनीज पेड इंटरिम कैश डिविडेंड एट द रेट ऑफ 5% इन मई 2017। पेरेंट ने पे किया, दैट्स फाइन, नो इशू फ्रॉम कंसोलिडेशन परस्पेक्टिव। लेकिन सब्सिडरी ने जो पे किया और उसमें से जितनी अमाउंट पेरेंट को पे की वो इंट्रा ग्रुप आइटम है और कैंसिल होना चाहिए, तो इसकी कैंसिलेशन रिकॉर्ड कर लेते हैं। जो शेयर कैपिटल है वो हम देख रहे हैं कि सब्सिडरी का शेयर कैपिटल 2600 मिलियन का है। तो 5% डिविडेंड 130 मिलियन बनता है, उसका 65% पेरेंट को दिया गया होगा, विच मीन्स के 84.5 मिलियन। तो 84.5 मिलियन जो है वो जो पेरेंट की इनकम है उसमें से हम कैंसिल कर देंगे। इसका सेकंड इफेक्ट यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि सब्सिडी ने इसको चेंजेस इन इक्विटी में रिकॉर्ड किया हुआ है, तो सेकंड एडजस्टमेंट इसकी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में होती है, प्रॉफिट और लॉस में नहीं होती। 6 पॉइंट है कि impairment test carried out at year end has indicated that goodwill of FL has been impaired by 10%। तो मेंशन कर लेते हैं अभी कि 10% से इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड होनी है। तो जो वैल्यू आएगी उसका 10% हम ले लेंगे और फिर उसका इम्पैक्ट भी ले लेंगे। तो क्वेश्चन का सारा डाटा अब हम इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं, तो अपने टोटल्स की तरफ चलते हैं और फिर जो रेलिवेंट इम्पैक्ट्स आएंगे उनको भी देख लेंगे। तो सबसे पहले हम वर्किंग टू का टोटल करते हैं। एक्विजिशन रेट पर हमारा टोटल वर्किंग टू का बन रहा है 3196.5, पोस्ट एक्विजिशन का टोटल 187, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट पर 3383.5। तो इसमें से जो इनिशियली हमारे लिए रेलिवेंट है वो एट एक्विजिशन डेट है, ताकि हम गुडविल कैलकुलेट कर सकें। वर्किंग टू से 3196.5 की ये फिगर लेंगे और हमारे पास गुडविल की वैल्यू आ जाएगी 395.5। तो इसकी 10% हमने इम्पेयरमेंट लेनी है, दैट वुड बी 39.55, और उसके बाद हमारी गुडविल 355.95 की शो हो रही होगी। खैर ये इस क्वेश्चन में हमने नहीं रिफ्लेक्ट करनी। इम्पेयरमेंट का इफेक्ट अब दो जगह जाएगा क्योंकि फुल गुडविल है, तो एक तो हम इम्पैक्ट लेंगे एनसीआई के अंदर और दूसरा इम्पैक्ट हम लेंगे ग्रुप के अंदर, पेरेंट के अंदर। तो एनसीआई के अंदर अगर हम इम्पैक्ट को इनकॉर्पोरेट करते हैं तो 39.55 की जो इम्पेयरमेंट है उसका n% यानी 35%, दैट वुड बी 13.84। और जो रिटेन अर्निंग है इसके साथ हमारा इम्पैक्ट होगा बाकी 65%, 25.7। तो वर्किंग थ्री के बाद वर्किंग फोर के अंदर हमें जो है एक्विजिशन के बाद पोस्ट एक्विजिशन की वैल्यू चाहिए। तो पोस्ट एक्विजिशन की वैल्यू हमारे पास 187 है, इसका 35% ले लेंगे, दैट वुड बी 65.45। टोटल हमारे पास आ जाता है 1143.61। पोस्ट एक्विजिशन जो हमारे हैं इनका बाकी 65% पेरेंट के अंदर लिया जाएगा, दैट वुड बी 121.55, और टोटल इस तरह से रिटेन अर्निंग का हमारे पास आ जाएगा 2102.84। ये जो दोनों वैल्यूज़ हमारे सामने आई हैं इनको हमने अपने सोल्यूशन के पार्ट बी के अंदर मेंशन कर देना है। तो वर्किंग 5 से 2102.84 ये रिटेन अर्निंग कंसोलिडेटेड मिल गई और एनसीआई की वैल्यू 1143.61। अब हमारा पार्ट
1 जो है उसके अंदर हम टोटल्स की तरफ चलते हैं। तो पहले रेवेन्यू का टोटल कर लेते हैं, दैट वुड बी 3270। कॉस्ट ऑफ सेल्स का टोटल करेंगे, दैट वुड बी 1948, जिससे हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 1322। इम्पेयरमेंट का इफेक्ट हमें सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस के अंदर इनकॉर्पोरेट करना होगा और साथ ही एनसीआई के शेयर में भी लेना होगा क्योंकि फुल गुडविल है। सो सेलिंग एंड एडमिन का हमारा टोटल बनेगा 584.55। इन्वेस्टमेंट इनकम हम कैलकुलेट कर लेते हैं जो नेट होकर 105.5 है। गेन ऑन डिस्पोजल 11 का जो अनरियलाइज लॉस था उसके रिवर्सल के बाद 46 है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा 888.95। टैक्स का टोटल कर लेते हैं 130, और इस तरह से हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ रहा है 758.95। इसको हमने रिफ्लेक्ट करना होता है ऑनर ऑफ पेरेंट और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट के अंदर। तो यहाँ पे बाइफर्केशन देनी है, उसके लिए हम नोट 1 डेवलप कर रहे हैं। तो जो सब्सिडी का आफ्टर एडजस्टमेंट हमारे पास प्रॉफिट है दैट इज़ 277.45, और एनसीआई का शेयर जो है दैट इज़ 35%। इसका मतलब है कि एनसीआई का जो शेयर बनेगा वो बनेगा 97.11, जो हम फिर मेंशन कर देंगे, और रिमेनिंग अमाउंट 758.95 में से 97.11 निकालेंगे तो ऑनर ऑफ पेरेंट की अमाउंट आ जाएगी दैट इज 661.84। तो इस तरह से हमारी स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम भी कंक्लूड हो जाएगी। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।